नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है क्लास 10 के रिपीट रिवीजन में सत्ता की साझेदारी। सबसे पहली बात हम लोग सत्ता की साझेदारी को देखेंगे और इसको हम लोग फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और एक छोटी सी रिवाइज के ट्रिक पे, यानी कि हम लोगों का एग्जाम पास में है, इसी को देखते हुए हम लोग ये वीडियो चला रहे हैं या फिर डाल रहे हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि भैया सत्ता क्या चीज है। तो कुर्सी यानी कि समझ रहे हैं, ताकत को ही सत्ता कह देते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं पॉलिटिशियन लोग के पास होता है, यानी कि जो नेताओं के पास है वो सत्ता है। उसमें से एक ऑपोजिशन टीम होती है, यानी कि एक कोई भी टीम होती है जो कि हमारे देश पे राज्य करती रहती है और दूसरा उसका क्या करती रहती है, विरोध करती रहती है। तो सत्ता की साझेदारी है क्या चीज, इस चीज को देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है और अकेला सिर्फ मेरे पास ही पावर है, तो मैं इस पावर का क्या कर सकता हूँ, दुरुपयोग कर सकता हूँ, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता हूँ उस पावर के साथ। तो इसलिए लोगों के बीच में ही पावर को बांटना हमारी साझेदारी कहलाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहा जाता है पावर शेयरिंग, अर्थात पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना हमारा क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है, यानी पावर शेयरिंग कर सकते हैं। अब ये सत्ता की साझेदारी कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि शीर्ष पे आपके प्रधानमंत्री बन गए, उनकी जो शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल में लिप्त हो गई। स्टेट की बात करें तो स्टेट में आपके मुख्यमंत्री हो गए, इनकी शक्तियां भी मंत्रिमंडल में हो गई। मतलब जैसे जैसे फिर साथ में अगर मैं दिखाऊं, जैसे देखिए केंद्र की सरकार, वहां से शक्ति मिली राज्य सरकार, राज्य सरकार से शक्तियां मिलती है लोकल सरकार। यहाँ लोकल सरकार में भी 3 प्रकार की शक्तियां हो जाती हैं, जैसे गांव यानी कि पंचायत के तौर पे पंचायती राज, ब्लॉक के जगह पे ब्लॉक समिति, और उसके बाद हमारी आती है जिला परिषद या फिर मतलब जिला समिति। तो ये सभी आपके हमारे आते हैं ये पावर शेयरिंग में, मतलब कि पावर का शेयरिंग ही कराते हैं। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या कहलाता है। सबसे पहले बात ये हमारे पॉलिटिक्स का है, पॉलिटी चैप्टर से है, सत्ता की साझेदारी अर्थात सत्ता का बंटवारा करना। अब इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं कि भैया सत्ता की साझेदारी होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय पावर शेयरिंग। जब किसी शासन व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब होता है तंत्र, प्रणाली, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक और सामुदायिक भागीदारी सरकार में होती है, तो इसे हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति से थोड़ा सा पावर लेकर इसको दे दिया जाए, थोड़ा सा लेकर इसको दे दिया जाए, थोड़ा सा लेकर इसको दे दिया जाए और थोड़ा सा इसको दे दिया जाए, दैट मीन्स पावर शेयरिंग, या फिर हिंदी में कहते हैं सत्ता की साझेदारी। ठीक है, अब देखिए इस सत्ता की साझेदारी को हम लोग 2 कहानियों के माध्यम से देखेंगे। एक हमारी रहेगी बेल्जियम की कहानी जिसकी राजधानी होती है ब्रुसेल्स, और एक रहेगी हमारी श्रीलंका की राजधानी। इन दोनों कहानियों से देखेंगे कि एक देश में सत्ता की साझेदारी से कैसे मतलब हैंडलिंग किया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है बेल्जियम की संरचना की, कि बेल्जियम की संरचना भैया कैसी है। तो वहां क्या आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, और 1 करोड़ से थोड़ी अधिक कहने का मतलब है कि भारत में हरियाणा राज्य के इक्वल है, क्योंकि हरियाणा की आबादी भी लगभग 1 करोड़ के समथिंग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला मैंने पॉइंट लिखा कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इस मतलब बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, और इसके पड़ोसी देश में आते हैं फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। यहाँ की जो जातीय बनावट है वो भैया बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा वहां का जो जातीय बनावट है वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कठिन है। जो हमारी बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स है, जहाँ के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बाकी के 20% लोग डच बोलते हैं। जबकि अगर उधर मतलब कह सकते हैं बेल्जियम की पर्सनली बात करूं तो वहां के 59% लोग डच भाषा बोलते हैं जो कि प्लेमेक्स इलाके में रहते हैं, और 40% लोग क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग जर्मनी बोलते हैं। यहां से 3 बातें हमें सामने आएंगी कि भैया सत्ता पे राज वही कर सकता है जिसके पास की ज्यादा मतलब शक्ति हो, पैसा हो, ज्यादा रुपया हो। तो इससे ये भी पता चलता है कि सहानुभूति भी आपका किस में आ सकता है, 59% वाले में, क्योंकि भैया ताकतवर कौन आ सकता है, जिसके पास पैसा रुपया हो वही ताकतवर रहेगा। आगे चलिए, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा ताकतवर और समृद्ध रहे हैं।
यानी कि जो अल्पसंख्यक है ये क्या थे भैया, थोड़ा पैसा वाले थे, थोड़ा ताकत वाले थे, थोड़ा समृद्ध थे। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले के बीच तनाव बढ़ने लगा। भाई जैसे जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए कि आप राजा होते गए और आपका पड़ोसी गरीब होते गया, तो क्या पड़ोसी आपको जीने देगा कि वो यही सोचेगा कि कब तुम मर जाते हो, या फिर मतलब तुम्हें कब दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, अगला आता है हमारा श्रीलंका को। अब देखते हैं सबसे प्रमुख सामाजिक समुदाय यहाँ की सहेलियां थी जो कि 74% थी, और बाकी जो बचा था उसमें से 18% तमिल बोलने वाले लोग थे। जबकि तमिल में कौन कौन लोग आते थे, तो श्रीलंकाई के 13% और भारतीय मूल के 5%। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते थे, क्योंकि देश में भैया सिर्फ हिंदू ही नहीं रह सकते, दोनों रहेंगे। यह एक द्वीपीय देश है। जो श्रीलंका हमारा है, ये एक कैसा देश है, द्वीपीय देश है। जो भारत के पश्चिम तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। जैसा कि आप लोग अगर मैप देखें तो मैप पे क्या होता है, ऐसे मैप करके है, और यहाँ पे हमारा क्या है, श्रीलंका। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग फिर से देखेंगे बेल्जियम के बारे में। चलिए तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए अगला टॉपिक हमारा है बेल्जियम की साझेदारी या फिर समझदारी। अब देखिए जब कई भाषा के लोग एक देश में निवास करने लगे, कई जातियों के लोग जब एक देश में निवास करने लगे, तो वहां के जो पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं, जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, वो लोगों की समझदारी होना चाहिए कि हम इस जगह पे क्या करेंगे तो हम लोग सिविल वार से बच सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे सिविल वार, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बेल्जियम की समझदारी क्या थी भैया। तो 1970-1993 के बीच में यहाँ के संविधान में 4 संशोधन हुआ था, जिसमें केंद्र सरकार की चर्चा, क्षेत्रीय सरकार की चर्चा, सामुदायिक सरकार की चर्चा और ब्रुसेल्स सरकार की चर्चा की गई थी। इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या रखा जा रहा था या फिर मांग हुई थी। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो ब्रुसेल्स था वहां पे जो भी मतलब अलग अलग कास्ट कह सकते हैं कि भाषा के लोग रहते थे, फिर भी उन लोगों को क्या किया गया कि अगर मान लीजिए 40 अगर आपके ब्रुसेल्स में डच बोलने वाले हैं तो 40 ही हमारे क्या रहने चाहिए, फ्रांस में बोलने वाले मंत्री रहने चाहिए। ठीक है, अगला इसमें क्या हुआ कि क्षेत्रीय सरकार में केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों यानी कि क्षेत्रीय सरकार को सपूर्व कर दी गई। सपूर्व का मतलब होता है समर्पित कर दी गई। ठीक है, अब देखिए सामुदायिक सरकार में डच, फ्रेंच, जर्मनी बोलने वाले समुदाय द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है, शिक्षा, संस्कृति जैसे मामलों पर फैसला लेने का उनके पास अधिकार था। ठीक है, ये सरकार दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधि करती थी। भाई करेगी क्यों नहीं, यहाँ पे जब मंत्री सेम है, मंत्री जैसे मान लीजिए कि एक भाषा के 40 है या 50 है, तो दूसरी भाषा के भी मंत्री कितने हैं, 40 या 50 है, तो आखिर करेगी भी क्यों नहीं। अब देखते हैं हम लोग श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यह मानता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या फिर इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। जाहिर सी बात है, जिस भी विषय में ज्यादा संख्या में कोई रहता है तो उसमें क्या करता है, अपना फैसला लेता है, अपना मतलब इच्छा के अनुसार करता है कि हमारी जो इच्छा होगी वही करूंगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है बहुसंख्यकवाद में। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, यानी कि 1948 में ये आजाद हुआ। सिंहली सरकार बहुमत में था, उस टाइम में सिंहली सरकार जो थी बहुमत में थी, अर्थात शासन कर रही थी, इसलिए उन्हीं ने सरकार बनाई थी। अब भाई जो बहुमत होगा, जिसके पास ज्यादा संख्या में एमएलए एमपी रहेंगे, वही सरकार बनाएगा ना। यहाँ भी वही चीज कर रहा है। तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया, मतलब सिंहली जो भाषी लोग थे उन्हीं को कह सकते हैं विशेष तरीके से यहाँ पे ज्यादा मतलब इज्जत रिस्पेक्ट मिलता था। मतलब मेरे कहने का यूनिवर्सिटी में उसी लैंग्वेज का प्रयोग होता था, सरकारी नौकरियां उन्हीं लोगों को दी जाती थी, तो ऐसा यहाँ पे मतलब कैटेगरीज किया गया था। अब देखते हैं तमिलों की भैया मांग क्या थी। पहला तमिल का मांग था कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। यानी इन लोगों ने डिमांड किया कि भैया मुझे यूनिवर्सिटी में मेरे लैंग्वेज का क्या करोगे, मेरे लैंग्वेज को भी चलाओ। अच्छा है, तो जैसे देखिए मैं भारत की बात कर दूं, क्या सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि हिंदी ही लोग बोलेंगे? नहीं, नेवर।
आप इंग्लिश बोल सकते हो, तमिल बोल सकते हो, तेलुगु बोल सकते हो, उड़िया बोल सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा है बोल सकते हो। हम क्यों हस्तक्षेप करेंगे? तो ठीक यहाँ भी हुआ कि भैया यूनिवर्सिटी में क्या करो कि हमारे लैंग्वेज का भी वहां पे मतलब प्रयोग करो। सरकार में नौकरियां जो होती है, सरकारी नौकरियां, उनमें भी हम लोगों को भी अवसर दो। सिर्फ एक ही भाषा के लोगों को अवसर दोगे तो ये उचित नहीं होता है ना। हर भाषा के लोगों को क्या करना चाहिए? हमें अवसर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अवसर का मतलब होता है यूनिवर्सिटी में हमें अवसर मिलना चाहिए। यानी कि जैसे हम अगर बाई चांस तमिल बोलता हूँ तो इसका मतलब तो ये नहीं ना कि मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, पढ़ने दिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा डिमांड किया। अगला टॉपिक मैंने लिखा कि 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। यानी कि यहाँ पे ये डिमांड किया गया भैया कि जो सरकार है वो तमिल सरकार एक बार बननी चाहिए। देखिए ये चीज तो गलत है दोनों लोग को। देखिए यहाँ अभी जो बेल्जियम की समझदारी है वो कितना अच्छी है कि दोनों को मतलब हैंडलिंग करने के लिए इक्वल कर दिया, ना टेंशन रहेगा ना कुछ भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे काम गड़बड़ा दिया ये लोग। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पे पहले तो एक ने गलत किया हुआ था, एक गलत ने क्या किया था कि तमिलों को ही खत्म कर दिया है, तमिल भाषा को ही खत्म कर दिया है। बल्कि उसने क्या कर दिया है कि सिहली को ज्यादा दर्जा दिया। और एक गलती डिमांडिंग में क्या कर रहा है कि मुझे अकेली तमिल सरकार चाहिए। अब इधर क्या है, बहुसंख्यक नहीं मानेगा और नीचे वाला में अल्पसंख्यक नहीं मानेगा। दोनों का डिमांड अलग अलग, और दोनों की डिमांड में अलग अलग का मतलब होता है युद्ध फिक्स है। और ये युद्ध किसमें बदलेगा भैया? तो ऐसे युद्ध का ही हम लोग नाम दे देते हैं सिविल वॉर। और सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध या फिर गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब होता है वैसा युद्ध जो अपने ही देश में अपने लोगों के द्वारा लड़ा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिविल वॉर या फिर गृह युद्ध। ठीक है, चलिए तो अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है भैया। कुछ कारण होता है जिसके कारण सत्ता की साझेदारी जरूरी हो जाती है, जिसमें हमारा सबसे पहला है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अगर हम लोग सत्ता की साझेदारी करते हैं यानी कि पावर को शेयरिंग करेंगे, भाई हर समुदाय में अगर मैं पावर को शेयर कर दूं तो क्यों झगड़ा करेगा, क्यों लड़ाई करेगा? तो पहला हमारे पास क्या हो जाता है कि विभिन्न जो सामाजिक समूह है बाबू, उनके बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाना, मतलब कि संभावना को कम कर लेना। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, पावर को शेयरिंग करते हैं, तो वो हमारे डेमोक्रेटिक की क्या कहलाती है? आत्मा कहलाती है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला इसमें आप देख सकते हैं कि क्षैतिज वितरण होता है। और क्षैतिज वितरण में क्या मतलब होता है कि शासन के विभिन्न अंग आ जाते हैं, जिसमें पहला हमारा विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विधायिका का मतलब होता है विधि निर्माण करना, और विधि का मतलब क्या होता है, अर्थात मतलब कानून का निर्माण कहलाना हमारा विधायिका का काम होता है। उसी कानून को, जो कानून बनाया है उसको लागू करवाना कार्यपालिका का काम होता है। और अगर कोई इसको तोड़े, उल्लंघन करे, तो न्याय दिलाना या फिर न्याय करना न्यायपालिका का काम होता है। अगला हमारी आती है संघ सरकार सत्ता का उर्ध्वतन वितरण करती है। यानी कि संघ सरकार क्या करेगी भैया, जैसे मैं बता दूं सेंट्रल, और सेंट्रल के बाद इसमें आ जाएगा स्टेट, स्टेट के बाद आ जाएगा हमारा इसमें लोकल। तो ये सभी हमारे क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे आया पावर, फिर यहाँ से यहाँ पे पावर आया। तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, सत्ता की साझेदारी या फिर मतलब बंटवारा। अच्छा, एक प्रश्न खड़ा होता है भैया कि सत्ता की जो साझेदारी है आखिर मतलब ये जरूरी क्यों है, हर जगह ये जरूरी क्यों पड़ता है? जरूरी इसलिए पड़ता है क्योंकि हर जगह के समुदाय, हर जगह के लोग अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रकार से बिलोंग करते हैं। तो भाई सबको न्याय मिले, सबको मतलब स्थितियां सबकी देखी जाए, तो इसके कारण हमें सत्ता की पावर कह सकते हैं पावर शेयरिंग जरूरी होता है। तो हमारी आज की जो टॉपिक थी सत्ता की साझेदारी, ये हो जाती है कंप्लीट। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो वीडियोस आए वो टाइम पे मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।